हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो के अंदर। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इससे पहले हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी चैप्टर किए हैं उन सब में सबसे इजी चैप्टर ये वाला है। इससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर किए हैं। सबसे पहले हमने किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स हम बनाते हैं। उसके बाद में हमने देखा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तब हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस डेथ के टाइम पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर किस तरीके से जो है वो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, यानी कि जब फर्म को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाता है, यानी फर्म के बिजनेस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि डिसोल्यूशन होने के बाद फर्म की जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटी हमेशा के लिए क्लोज हो जाती है। और जो पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर के बीच में जो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप भी हमेशा के लिए क्लोज हो जाती है। तो ये जो चैप्टर है वो बाकी वाले चैप्टर से इजी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर न तो हमको किसी तरह का कोई न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, न किसी तरह का कोई सैक्रिफाइस रेशियो, और न ही किसी तरह का कोई गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। जब हम पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करेंगे तो उस टाइम पर हमको गुडविल के लिए भी किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके मीनिंग की। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म को हमेशा के लिए क्लोज कर देना। फर्म की जो बिजनेस एक्टिविटी होती है, यानी फर्म का जो बिजनेस होता है उस बिजनेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। और जो पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर के बीच में जो पार्टनरशिप होती है वो भी हमेशा के लिए क्लोज हो जाती है। अब पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने का मतलब ये नहीं होता है कि बिजनेस के ऊपर आप एक ताला लगा दो और फर्म जो है वो क्लोज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। फर्म को क्लोज करते समय ये देखना होता है कि फर्म के पास में कौन कौन सी एसेट्स अवेलेबल है, फर्म के पास में कौन कौन सी लायबिलिटीज अवेलेबल है। तो फर्म के पास में जो भी एसेट्स होती है उन एसेट्स को सेल किया जाता है, और एसेट्स को सेल करने से जो भी पैसा मिलता है उसको फर्म की जो लायबिलिटीज होती है उन लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। तो जब हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे यानी कि फर्म को क्लोज करेंगे तो उस टाइम पे फर्म के पास में जो भी एसेट्स होती है उन एसेट्स को रियलाइज किया जाता है। रियलाइज करना मतलब एसेट्स को सेल किया जाएगा, और एसेट्स को सेल करने से जो भी फर्म के पास में पैसा आएगा उस पैसे को हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे। तो एसेट्स को सेल करने से जो पैसा रिकवर होगा उस पैसे से फर्म की जो लायबिलिटीज होती है उस लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा। अगर पेमेंट करते टाइम कुछ पैसा कम पड़ जाता है तो जो पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर की पर्सनल एसेट से वो पैसा वसूल किया जाएगा और फिर फर्म की लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा। और अगर पेमेंट करते टाइम पे पूरी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो पैसा जो होगा वो पार्टनर को पेमेंट कर दिया जाएगा। तो अब जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करते टाइम फर्म की एसेट्स को सेल करना है, उससे जो पैसा रिकवर होगा उस पैसे को आपको लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उसको हम पार्टनर को पेमेंट करने में काम में लेंगे, और लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए कुछ पैसा कम पड़ जाता है तो पार्टनर से वो पैसा मंगवाया जाएगा, यानी पार्टनर की पर्सनल एसेट से वो पैसा रिकवर किया जाएगा। जब हम फर्म को क्लोज करेंगे तो क्लोज करते टाइम पे हमको मेन 3 अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं। कौन कौन से अकाउंट हमको 3 मेन प्रिपेयर करने होंगे। सबसे पहला जो अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे उसको बोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि जो भी एसेट्स हम सेल करेंगे, जो लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, वो सारा प्रोसेस इस रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसको बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट अकाउंट जो हम बनाएंगे वो बनेगा हमारा कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करेंगे, क्लोज करेंगे, तो उस टाइम पे हमको मेन ये 3 अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने होंगे। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नंबर 3 जो होता है उसको हम बोलेंगे कैश और बैंक अकाउंट। इसके एडिशनल भी कुछ अकाउंट्स और बनाए जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाइए,
तो हम यहाँ पर नंबर 4 अकाउंट एक और बना सकते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेकिन मेन जो अकाउंट्स बनते हैं वो ये 3 अकाउंट्स होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये चेक करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन किस तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी और रेशियो दे रखा है 2:2 और 1 का। ऑन 1 अप्रैल 2017 देयर बैलेंस शीट वॉज, उनकी एक बैलेंस शीट दे रखी है। सबसे पहले एसेट्स को देखते हैं, कैश एट बैंक, फिर डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग। लाइबिलिटीज में आ जाते हैं, क्रेडिटर्स, रिजर्व, कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन दैट डेट, द एसेट्स रियलाइज्ड वर, उसी दिन उन्होंने फर्म को क्लोज किया और एसेट्स से जो पैसा मिला वो लिखा हुआ है। डेटर्स उससे मिला 14,000, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 2,000 और बिल्डिंग 50,000। तो फर्म जब क्लोज की तो एसेट्स को सेल किया और एसेट्स को सेल करने से पैसा रिकवर हुआ। द क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फॉर ₹22,000, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया 22 का। इट वॉज फाउंड हाउएवर दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटीज ऑफ ₹6,000 फॉर द डैमेज विच हैड टू बी पेड, यानी एक 6,000 का लाइबिलिटीज था किसी डैमेज के लिए, उसका भी पेमेंट हुआ। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटिंग टू ₹2,000, और पूरे प्रोसेस के अंदर जो एक्सपेंसेज हुआ रियलाइजेशन का वो हुआ 2,000 का। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ हमको 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है वो उसी तरीके का है जैसे एक नॉर्मल अकाउंट हम बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, उसी तरीके से जैसे एक नॉर्मल अकाउंट का फॉर्मेट होता है वैसा ही इसका फॉर्मेट है। अब रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे कैसे? देखो, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स दे रखी है उस एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड के अंदर, और बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज दे रखी है उसको हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड के अंदर। अब जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफर करना है जिससे फ्यूचर में कुछ पैसा रिकवर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट में जो एसेट्स दे रखी है उसमें से हमको सिर्फ वो एसेट्स ट्रांसफर करनी है जिससे हमको फ्यूचर में कुछ पैसा रिकवर हो सकता है। कितना मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, वो बात की बात है, लेकिन एक बार देखने से ऐसा लगेगा कि इस एसेट्स को सेल करने से पैसा रिकवर होगा या फिर नहीं होगा। उसी तरीके से जब हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे तो सिर्फ वो लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है जिनका हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है जिसका हमको एक्चुअल में पेमेंट करना है वही लायबिलिटीज हम क्रेडिट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसेट साइड को। सबसे पहले लिखा हुआ है कैश एट बैंक। तो क्या बैंक से भी कोई पैसा रिकवर हो सकता है? नहीं सर, ये तो हमारे बैंक के अंदर जो पैसा डिपॉजिट है उसके बारे में बता रहे हैं। तो कैश एट बैंक को हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि कैश एट बैंक को सेल नहीं किया जा सकता, वो ऑलरेडी रिकवर ही होता है। तो जो हम एक बैंक अकाउंट अलग से बनाएंगे उसके अंदर इसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेटर्स। क्या डेटर्स से पैसा रिकवर हो सकता है? बिल्कुल। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने पास्ट के अंदर, उधार के अंदर माल बेचा हुआ है जिससे हमको पैसा लेना है, तो इससे हमको पैसा रिकवर हो सकता है। तो सबसे पहले यहां हम ट्रांसफर करेंगे डेटर्स को। जितना बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है वो पूरी वैल्यू लिखेंगे 16,000। इसके नीचे लिखा हुआ है लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी 400 का इसमें डाउटफुल है। तो ये जो डाउटफुल वाला है इसको हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट के अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका पेमेंट नहीं करना है। ये 400 का डाउटफुल है, यानी कि हम डेटर से कितने पैसे मांगते हैं? 16,000। उसमें 400 का डाउटफुल है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हम यहाँ जो पैसे ट्रांसफर करेंगे वो पूरा करेंगे 16,000, क्योंकि हमको डेटर से 16,000 रुपीज रिकवर करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ स्टॉक। क्या स्टॉक को बेचने से पैसा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो स्टॉक को भी हम डेबिट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 12,000 रुपीज। इसी तरीके से फर्नीचर। क्या फर्नीचर को सेल करने से पैसा रिकवर हो सकता है? बिल्कुल। तो यहां हम ट्रांसफर करेंगे टू फर्नीचर। फर्नीचर दे रखा है 4,000 रुपीज। नेक्स्ट दे रखा है बिल्डिंग।
क्या बिल्डिंग को सेल करने से कुछ पैसा रिकवर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 44,000। तो अभी तक हमने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। वो एसेट्स ट्रांसफर करनी है जिससे हमको कुछ ना कुछ पैसा रिकवर हो सकता है, यानी एसेट्स को बेचने से कुछ ना कुछ पैसा हमको मिलेगा। अभी तक हमने सिर्फ बैंक को ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि बैंक को सेल नहीं किया जा सकता, वो तो ऑलरेडी जो है वो पैसा रिकवर जो होता है वही होता है, यानी कि बैंक को बेचने से कोई पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसे के अंदर ही कन्वर्ट होता है। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज में। वो लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है जिसका हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट हमको करना होगा, तो यहां हम लिख देते हैं बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दे रखा है 24,000। क्रेडिटर्स का मतलब जिन लोगों से हमने उधार में माल परचेज कर रखा है, जिसका पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स का भी एक्चुअल में पेमेंट होगा, इसलिए इसको अपन क्रेडिट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है रिजर्व। रिजर्व, क्या कोई रिजर्व का भी पेमेंट होता है? नहीं होता है। रिजर्व का मतलब जो हमने प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कमाया था और जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, जो फ्यूचर के लिए बचा के रखा हुआ था, वो होता है आपका रिजर्व। तो रिजर्व का कोई पेमेंट नहीं होता है, ये तो सीधा सीधा पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसलिए इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। और फिर दे रखा है कैपिटल। तो कैपिटल जो होती है उसके लिए भी हम अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और वहीं पर इसको जो है वो पेमेंट करेंगे। तो अभी तक बैलेंस शीट से हमने वो वाली एसेट्स ट्रांसफर करी जिसका हमको पेमेंट, जिससे हमको कुछ पैसा रिकवर होगा, और वो लायबिलिटीज ट्रांसफर करी जिसका हमको पेमेंट करना है। अब वन बाय वन हम एसेट्स को सेल करेंगे और जो पैसा मिलेगा उससे हम लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन में दे रखा है द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन दैट डेट द एसेट्स वर रियलाइज। अब हमने एसेट्स को रियलाइज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले लिखा हुआ डेटर्स से पैसा मिला 14,000। देखो जब पैसा मिलता है तो एंट्री क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि पैसा आ रहा है। और यहां जब हम एंट्री बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट के अंदर आपको लिखना है बाय बैंक। अब जो एसेट से पैसा हमको रिकवर हुआ उसकी लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले है डेटर्स, तो देखें डेटर्स से कितना अमाउंट रिकवर हुआ? 14,000। तो ये डेटर्स से 14,000 रुपीज रिसीव हो रहा है। फिर लिखा हुआ स्टॉक, स्टॉक को सेल किया, इससे कितना पैसा रिकवर हुआ? 10,000 रुपीज। नेक्स्ट आ जाते हैं फर्नीचर, फर्नीचर को सेल किया और फर्नीचर से हमको अमाउंट रिसीव हुआ 2,000 का। उसके बाद में दे रखा है बिल्डिंग, बिल्डिंग को सेल किया और बिल्डिंग को सेल करने से अमाउंट रिकवर हुआ कितना? 50,000 रुपीज। तो डेटर्स, डेटर्स को सेल किया, रिकवर हुआ कितना पैसा? 14,000। स्टॉक जो था उसको सेल किया, उससे मिले 10,000। फर्नीचर जो था उसको सेल किया, उससे मिले 2,000। और बिल्डिंग को सेल करने से कितना मिला? 50,000 रुपीज। अब एक चीज और यहाँ ध्यान में रखनी है कि यहाँ हमको इंडिविजुअल किसी एसेट्स का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे यहाँ डेटर्स तो था 16,000 का, लेकिन डेटर्स से मिले कितने? 14,000, यानी 2,000 का लॉस हो गया। उसी तरीके से स्टॉक था 12,000 का, लेकिन स्टॉक से मिले कितने? 10,000, यानी यहाँ पर भी कितना लॉस हुआ? 2,000 का। तो यहाँ हम इंडिविजुअल एसेट्स का प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालेंगे। इस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो ओवरऑल जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सारा का सारा एक साथ उसके अंदर वो शो हो जाएगा। यानी एसेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लायबिलिटीज का पेमेंट करने से जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उन सब का जो डिफरेंस होगा, जो फाइनल बैलेंस होगा, वो इस अकाउंट का फाइनल बैलेंस होगा। इसलिए हर एक इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज का हमको जो है वो बैलेंस फाइंड आउट नहीं करना है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट नहीं करना है। अब लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फॉर 22,000। जब लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। और क्या पेमेंट किया हमने? क्रेडिटर्स का। कितना पेमेंट किया? 22,000 का। थे कितने? 24 के, लेकिन पेमेंट कितना हो रहा है? 22 का। तो यहां जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सारा प्रॉफिट और लॉस इस अकाउंट का जो बैलेंस निकालेंगे उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि एक लायबिलिटीज थी 6,000 की किसी डैमेज के लिए, उसका भी पेमेंट किया। तो देखो लायबिलिटीज आपने रिकॉर्ड कर रखी हो या नहीं कर रखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका पेमेंट हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री बनेगी। तो ये लायबिलिटीज यहाँ रिकॉर्डेड नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पेमेंट किया हमने टू बैंक, और किस चीज का पेमेंट था? एक डैमेज हो गया था किसी गुड्स का, और कितना पेमेंट किया हमने? 6,000 का पेमेंट किया। फिर ये कह रहा है रियलाइजेशन का एक्सपेंसेज हुआ 2,000 का, इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आएगा बैंक और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस, कितना? 2,000 का।
अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब एसेट्स को जब सेल करते हैं तो हो सकता है किसी एसेट्स की कुछ रिपेयरिंग करवाई हो, न्यूज़पेपर में ऐड दिया हो, किसी एजेंट को कमीशन दिया हो, तो ये जो प्रोसेस में खर्चा होता है वो सारा किसमें आ जाता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर। तो उसको भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट के अंदर, टू बैंक एक्सपेंसेस। जो पेमेंट होगा वो यहाँ आएगा डेबिट में, और जो भी एसेट्स को सेल करने से रिकवर होगा वो कहाँ आएगा, क्रेडिट के अंदर आएगा। बस सारी एसेट्स हो गई, सारी लायबिलिटीज हो गई। अब इस रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस निकालेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। अगर क्रेडिट के अंदर ज्यादा आ जाता है डेबिट से तो प्रॉफिट होगा, और डेबिट के अंदर अगर टोटल ज्यादा आएगी तो वो हमारा लॉस होगा। उससे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 50, 60, 70, टोटल आएगी 76,000। ठीक है, अब दोनों साइड को ऐड करके देख लेते हैं कि डेबिट में कितना आ रहा है और क्रेडिट के अंदर कितना आ रहा है। तो डेबिट साइड की जो टोटल आ रही है वो आ रही है 1,06,000, और जब क्रेडिट को ऐड करेंगे 2476 हो गया 1 लाख और प्लस 4,000, तो ये आ रहा है 1,04,000। तो डेबिट में आ रहा है 1,06,000, इधर आ रहा है 1,04,000। तो डेबिट के अंदर टोटल ज्यादा है, यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए। तो इस डेबिट में से इसको माइनस कर देंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा लॉस होगा। तो ये आएगा 5,600। तो 5,600 का जो है वो लॉस हो रहा है। ये टोटल आ रही थी 1,06,000, इधर भी लिख देंगे 1,06,000, और जो डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था 5,600 का। ये 5,600 हम पार्टनर के अंदर डिवाइड करेंगे उनके रेशियो के अंदर। यहाँ इस चैप्टर में एक ही रेशियो होता है, कोई ओल्ड न्यू, सैक्रिफाइस, गेनिंग, ऐसा किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा रेशियो आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा। एक ही रेशियो दे रखा होगा, उसी रेशियो के अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ हम लॉस ट्रांसफर करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। कितना लॉस आया था, 5,600 का, और ये 5,600 का लॉस तीनों पार्टनर में डिवाइड करेंगे उनके रेशियो में। रेशियो था 2:1 का, तो टोटल करेंगे 2/5, 2/5 और 1/5। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, कितना आता है देखते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 1120, 2240, 2240। तो ये वाला प्रॉफिट जो है वो हमने तीनों पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे तो सबसे पहला जो अकाउंट हमको बनाना है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको एसेट्स को ट्रांसफर करना है। वो एसेट्स ट्रांसफर करनी है जिससे हमको कुछ फ्यूचर में पैसा रिकवर हो सकता है। कम मिलेगा, ज्यादा रिकवर होगा, वो अलग बात होती है, लेकिन एक बार एसेट्स को देखने से लगना चाहिए कि इस एसेट्स को सेल करने से कुछ पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जैसे डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सब से हमको कुछ ना कुछ पैसा रिकवर हो सकता है। उसी तरीके से वो लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है जिसको हमको एक्चुअल में पेमेंट करना है। तो यहां हमने ट्रांसफर किया क्रेडिटर्स को, क्योंकि इसका एक्चुअल में पेमेंट करना होगा। उसके बाद एसेट्स को सेल करेंगे। एसेट्स को सेल करने से जो पैसा मिलेगा वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक। जो भी पैसा मिल रहा है, डेटर से इतना मिला, स्टॉक से 10,000, फर्नीचर से इतना, ये सारे पैसे हमको एसेट्स को सेल करने से मिले। फिर इससे आप जो पेमेंट करोगे लायबिलिटीज का, वो डेबिट के अंदर जैसे टू बैंक क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, टू बैंक जो डैमेज का एक एक्स्ट्रा लायबिलिटीज थी उसका पेमेंट किया, और टू बैंक जो हमारे रियलाइजेशन का एक्सपेंसेज हुआ वो। फिर डेबिट की टोटल में से क्रेडिट को लेस किया, तो जो डिफरेंस आया वो आया 5,600 का। ये हमारा लॉस था। इस लॉस को हमने पार्टनर के अंदर उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आ जाए डेबिट से तो वो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को भी क्या करेंगे, पार्टनर में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट बन गया तो इसके बाद 2 अकाउंट और बनाएंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल, और दूसरा बनेगा बैंक अकाउंट। तो पहले बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद बनाते हैं बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट वैसा ही है जैसा हमने पिछले वाले चैप्टर में बनाया था। पर्टिकुलर और जितने पार्टनर है उतने अमाउंट के कॉलम बना लो। ए, बी, सी, 3 पार्टनर है तो 3, 2 होंगे तो 2 बना लेंगे। अब सबसे पहले पार्टनर की कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको ट्रांसफर करेंगे। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के अंदर होता है। तो लायबिलिटीज में दे रखा है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है तो आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। ए का दे रखा है 30,000, बी का दे रखा है 24,000 और सी का दे रखा है 12,000। ये इन तीनों की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब
वो आइटम जिससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है यानी पार्टनर को प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट में लिखेंगे, और जिससे पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है उसको हम डेबिट के अंदर लिखेंगे। तो इसी लायबिलिटीज के अंदर हम देखेंगे एक रिजर्व दे रखा है जो पहले का है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और इसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे बाय रिजर्व। कितना दे रखा है 10,000, इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 को जब 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, तो ये जो रिजर्व था और जो कैपिटल था वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया था, तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में आएगा, और जो रिजर्व होता है वो भी पार्टनर से ही रिलेटेड होता है। जो उनका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो के अंदर, और कुछ नहीं था। अब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम चेक करेंगे तो वहाँ लॉस आया था, और जब लॉस होता है तो पार्टनर्स को किया जाता है डेबिट, तो उस लॉस को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारा लॉस, कितना लॉस आया था 2240, 2240 और 1120, ये हमारा था रियलाइजेशन का लॉस। बस इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है। अब यहाँ हम फर्म को क्लोज कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर यहाँ बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसका हम क्या करेंगे इनको पेमेंट कर देंगे, क्योंकि फर्म को अब कंटिन्यू नहीं करना है इसलिए बैलेंस बचाना नहीं है, सीधा सीधा इनको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ बैलेंस सीडी नहीं लिख के हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक, जो डिफरेंस आएगा। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 30 + 4 34, 28 और 14,000। ठीक है, पेमेंट कर देते हैं। 34,000 में से ये लेस कर देते हैं, डिफरेंस आ जाएगा 31,760। ये है 28, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं 25,760, और 14,000 में से ये माइनस कर देते हैं तो 18,880। ए का बैलेंस था 34,000, उसमें से ये लॉस लेस कर देंगे, बाकी वाला हम इसको पेमेंट करेंगे 31,760। बी का था 28,000, उसमें से ये लेस होगा, बाकी बचेगा उसका पेमेंट होगा 25,760। सी का था 14,000, उसमें से ये लेस करेंगे और बाकी वाला पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट अकाउंट के ऊपर जो बनेगा हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट वैसा ही बनाना है जैसा हमने नॉर्मल बैंक अकाउंट बना रखा है। जो पैसा रिसीव होगा वो सारा डेबिट के अंदर, और जो हम पेमेंट करेंगे वो आएगा क्रेडिट के अंदर। तो पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर, पूरे प्रोसेस के अंदर जो कैश रिसीव हुआ है वो डेबिट में, और जो पेमेंट किया है वो क्रेडिट में। बट सबसे पहले जो हमारे पास ओल्ड बैलेंस गिवन है, जो पहले का बैलेंस पड़ा है, उसकी एंट्री बना लेते हैं टू बैलेंस BD, और ये बैलेंस दे रखा है कैश एट बैंक 24,400। याद करो हमने बैंक अकाउंट को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया था, क्योंकि इससे भी कुछ पैसा रिकवर नहीं होता, ये ऑलरेडी रिकवर ही है, इसलिए इसको बैंक अकाउंट में लिखेंगे कि हमारे पास में पहले का कितना अमाउंट जो है अवेलेबल है वो है 24,400। अब और हमको पैसा कहाँ से रिकवर हुआ, जब हमने एसेट्स को सेल किया था। जब एसेट्स को सेल किया था तो उसकी एंट्री हमने कहाँ बनाई थी, रियलाइजेशन के क्रेडिट के अंदर। तब जो वापस ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो जो एसेट्स को हमने सेल किया था और एसेट्स को सेल करने से हमको जो रिसीव हुआ था वो वाला अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना आया था याद करिए, वो आया था हमारा अमाउंट 76,000, जो रियलाइजेशन के बाई साइड में हमने लिख रखा है, और कुछ रिकवर नहीं हुआ। फिर हमने लायबिलिटीज का पेमेंट किया था, याद करो रियलाइजेशन के डेबिट के अंदर। तो यहाँ आ जाते हैं टू रियलाइजेशन, एक तो हमने पेमेंट किया था क्रेडिटर्स का और वो था 22,000। फिर हमने एक लायबिलिटीज का और पेमेंट किया था रियलाइजेशन डैमेज का, वो था 6,000। फिर हमने एक रियलाइजेशन के अंदर एक्सपेंसेस भी किया था और वो एक्सपेंसेस था हमारा 2,000 का, बस और तो कुछ नहीं था। फिर आ जाते हैं लास्ट पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ देखो बैंक की एंट्री सिर्फ एक ही है जो हम इनका पेमेंट कर रहे हैं। तो जब पेमेंट किया तो इस तरफ क्रेडिट के अंदर बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ए का पेमेंट हो रहा है 31,760,
बी का हो रहा है 25,760 और सी का पेमेंट था 12,880 रुपीज़। अब इन दोनों की जो टोटल आएगी वो क्या आएगी, इक्वल है, क्योंकि जितना पैसा हमने रिसीव किया है उतना ही हमने जो है वो पेमेंट किया होगा। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये हो रहा है 1,04,400 सॉरी, टोटल जो आएगी वो आएगी 1,04,000। इसको भी जब ऐड करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 1,04,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनेगा कैश और बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद में कैश और बैंक अकाउंट। इसके अलावा भी अगर बोले कि भी पार्टनर्स लोन अकाउंट जो इस क्वेश्चन में नहीं था तो वो वाला अकाउंट भी हम बना सकते हैं।